तो लक्षण क्या क्या आएंगे। बहुत सारे पशुओं के अब से 10 साल पहले डेथ हो जाती थी और हमें ये पता ही नहीं चलता था कि इसकी डेथ का कारण डायफ्रामेटिक हर्निया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हम काला गोबर कर रही है, उसका इलाज कर रहे हैं, मेट्रोजिन लगा रहे हैं, एनएस लगा रहे हैं, आरएल लगा रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, हिमालय बत्तीस दे रहे हैं, रूमिकेयर दे रहे हैं, सारी चीज़ें जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी लीवर को ठीक है। हमारा मानना ये था कि इसका लीवर खराब, काले गोबर का कारण लीवर खराब है, जबकि काले गोबर करने का कारण कुछ और था। तो अब आज की तारीख में हम लोग पूरी तरीके से इस पर विजय प्राप्त कर पाएँ, पूरी तरीके से केस ठीक हो जाते हैं। मेरा ये मानना है आज की तारीख में कि पशु का लीवर खराब नहीं होता, काले गोबर का कारण डीएच होता है। जबकि आज तक, अब से 10 साल पहले तक सारे लोग ये मानते थे, ये बुक्स में लिखा हुआ काले गोबर का मामला सीरोसिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ लीवर का इन्फेक्शन है। जबकि मेरा मानना यह है, आज की तारीख में मानना यह है कि काले गोबर का कारण क्या है, डीएच। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज एक ऐसे केस पर आपको लेकर चल रहा हूँ, एक ऐसा केस दिखाने वाला हूँ, एक ऐसे केस जिसमें मौत निश्चित हो जाती है। वो उसका अगर डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसको बचाया जा सकता है। इस पर मेरा बहुत सारा काम है और ये मैंने पीपीटी बनाई है और ये पूरी एक एक स्टेप में आपको मैंने बताया। बहुत सारी वीडियो आपने देखी हैं, लेकिन आज मैं ये समर्पित कर रहा हूँ डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर और डॉक्टर चंद्रप्रिया सर को, क्योंकि मेरा सारा काम जो डायफ्रामेटिक हर्निया का है इन्हीं लोग के ऊपर है। इन्हीं लोग के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आखिर वो कौन सी बीमारी होती है जिसमें मौत निश्चित हो जाती है, उस बीमारी का नाम भी मैं बताऊंगा और किस किस तरीके से उसका इलाज संभव है। तो एक ऐसी बीमारी पे हम ये ऑनलाइन क्लास में मैं बताता रहता हूँ। ऑनलाइन क्लास क्या है, ऑनलाइन डिस्कशन क्या है, दिन भर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाता। लेकिन मैंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, रात को कभी 8 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, जब मैं फ्री होता हूँ तो लोगों के सामने आ जाता हूँ और लोगों के सामने आने के बाद कुछ लेक्चर देता हूँ। उसके बाद जो कुछ लोग जुड़े रहते हैं उनसे ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन बातें भी कर लेता हूँ, उनकी समस्याओं को समाधान भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है कि लोगों की समस्याओं को समाधान करना। अगर एक एक करके मैं समस्याओं को समाधान करता हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हर 5 मिनट में, लेकिन इकट्ठा एक साथ हम पूरे दिन की समस्याओं के साथ 10 मिनट 15 मिनट चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद किसी न किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लगभग डेली, ना कभी कभी दूसरे दिन, कभी कभी तीसरे दिन डेली क्लास लेते रहते हैं, लोगों से जुड़ते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया है क्या, क्यों होता है, ये एक एक करके चीज़ हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, आखिर तक का लेक्चर है, आप देखिए। यूट्यूब पे आपने वीडियो तो बहुत देखी है, लेकिन होता क्या है, कैसे होता है, ये डायफ्रामेटिक हर्निया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए आपको डायफ्रामेटिक हर्निया इन बफेलो, भैंस के अंदर डायफ्रामेटिक हर्निया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। डॉक्टर उमर खान, डिप्टी सीबीओ फिरोजाबाद। ये फॉलोअप केस है। सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया होता क्या है, मतलब लोगों को कैसे बताओगे। अकर्स व्हेन एब्डोमिनल ऑर्गन्स मूव इनटू द thoracic cavity through an opening in the diaphragm। जब हमारे बॉडी के अंदर ओपनिंग रहती है, सेपरेशन रहता है, डायफ्राम एक ऐसा पर्दा है जो थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को बांट के रखता है। तो जो डायफ्राम की एक तरफ जो चीज लगी रहती है उसका नाम है रेटिकुलम, और रेटिकुलम के अंदर फॉरेन बॉडी पड़ी रहती है और वो फॉरेन बॉडी धीरे धीरे रेटिकुलम को पंचर करती है, रेटिकुलम से पंचर करने के बाद डायफ्राम को पंचर करती है और धीरे से घुस जाती है किसके अंदर, रेटिकुलम पूरा चला जाता है थोरेसिक कैविटी में। जब डायफ्राम को पार करके थोरेसिक कैविटी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन चले जाएं, उस कंडीशन को हम डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। रेयर है, बहुत कम होता है, बट सीरियस कंडीशन इन बफेलो, बहुत कम होता है कि रेटिकुलम थोरेसिक कैविटी में चला जाए, लेकिन अगर एक बार चला गया तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है और इसमें पशु की मौत होती है। एनाटॉमी रिकेप, एनाटॉमी क्या है इसकी, डायफ्राम नाम का एक पर्दा है जो दो कैविटी को बांटता है। एक तरफ थोरेसिक कैविटी होती है और एक तरफ एब्डोमिनल कैविटी होती है, इन दोनों को बांटता है। डायफ्राम का जो लोकेशन है वो दोनों को बांटता है, ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों तरफ को बांट देता है। डायफ्राम जो है एक ऐसा पर्दा है, एक ऐसा नेट है जो दोनों
तरह के अंग को बचा के रखता है। और डायफ्राम की प्रॉपर्टी है, डायफ्राम मूवमेंट करता है, नीचे जाता है ऊपर जाता है। जब पशु या इंसान सांस लेता है तो ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, नीचे चला गया, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ऊपर आ जाता है। ये ऐसे काम करता रहता है डायफ्राम। तो एनिमल में भी ऐसे ऐसे काम करता रहता है। डायफ्राम मूवमेंट में रहता है, डायफ्राम मूवमेंट में रहता है। किसके साथ मूवमेंट करता है? लंग्स के साथ मूवमेंट करता है। चूंकि तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ डायफ्राम जुड़ा हुआ है अटैचमेंट किससे, इधर रेटिकुलम से, और दूसरी तरफ कैसे डायफ्राम का अटैचमेंट लगभग हार्ट से, और हार्ट के ऊपर लंग्स होते हैं उससे। तो ऐसे करके डायफ्राम चलता रहता है, और उसी गतिशीलता के कारण ही डायफ्राम रैप्चर होता है। टाइप्स ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्रामेटिक कंजेनाइटल बाई बर्थ हो सकता है, लवारों में कंजेनाइटल देखा जाता है, लेकिन बहुत कम सर्जरी होती है, डायग्नोस नहीं हो पाता कंजेनाइटल। और ड्यू टू द ट्रॉमा और डिजीज, ट्रॉमा के क्या मतलब जो बर्थ के बाद में हो गया है, कुछ चोट लग गई, कुछ हो गया, उसके अंतर्गत होता है। कॉमन कॉजेज, क्या क्या कारण है डायफ्रामेटिक हर्निया के? एक्सटर्नल ट्रॉमा, बाहर से चोट लग जाए, ऊपर से गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। पोस्ट पार्चुरेशन मतलब ब्याने के बाद, ब्याने के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे जो एनिमल है वो बहुत तेजी से जोर लगाता है ब्याने के लिए, एक्सपल्शन ऑफ फीटस के लिए एक्सेसिव जोर लगाता है। तो वो जो प्रेशर है वो डायफ्राम पे भी जाता है, और रेटिकुलम का जो प्रेशर डायफ्राम पे जाता है, तो डायफ्राम को टीयर करते हुए वो थोड़े कट जाता है। तो ये कंडीशन है पोस्ट पार्चुरेशन, ब्याने के बाद, ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर। क्रोनिक इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कैसे बन जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? या तो एक कंडीशन है जिस कंडीशन को नाम है हाइड्रोलेंटिस, जब हाइड्रोलेंटिस हो जाता है तब भी ये मिलता है। टिम्पेनी, अफारे में ये होता है। एडवांस प्रेगनेंसी होता है। क्रोनिक का खांसी हो रही है, पशु खांसा, बार बार खांसने में पर्दे के अंदर छेद हो जाता है, और वहां से रेटिकुलम अंदर चला जाता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट, अगर बाई बर्थ है तब भी ऐसा होता है। क्लिनिकल साइन क्या आएंगे, मतलब लक्षण क्या क्या आएंगे? बहुत सारे पशुओं के अब से 10 साल पहले डेथ हो जाती थी, और हमें ये पता ही नहीं चलता था कि इसकी डेथ का कारण डायफ्रामेटिक हर्निया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हम काला गोबर कर रही है, उसका इलाज कर रहे हैं, मेट्रोजिन लगा रहे हैं, एनएस लगा रहे हैं, आरएल लगा रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, हिमालय बत्तेस दे रहे हैं, रूमकेयर दे रहे हैं, सारी चीज़ें जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी लीवर को ठीक है। हमारा मानना ये था कि इसका लीवर खराब, काले गोबर का कारण लीवर खराब है, जबकि काले गोबर करने का कारण कुछ और था। तो अब आज की तारीख में हम लोग पूरी तरीके से इस पर विजय प्राप्त कर पाएँ, पूरी तरीके से केस ठीक हो जाते हैं। मेरा ये मानना आज की तारीख में कि पशु का लीवर खराब नहीं होता, काले गोबर का कारण डीएच होता है। जबकि आज तक, अब से 10 साल पहले तक सारे लोग ये मानते थे, ये बुक्स में लिखा हुआ काले गोबर का मामला सीरोसिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ लीवर का इन्फेक्शन है। जबकि मेरा मानना ये है, आज की तारीख में मानना ये है कि काले गोबर का कारण क्या है? डीएच। तो वो कौन कौन से साइन हैं, वो कौन कौन से लक्षण हैं जो डीएच में दिखाई देते हैं? ये मैं इसलिए डेयरी वालों के लिए बता रहा हूँ, पशुपालक के लिए बता रहा हूँ, और जो पैरावेट्स इलाज कर रहे हैं और ज़बरदस्ती इलाज करते चले जाते हैं बगैर किसी जानबूझ के कारण, उनको पता ही नहीं क्या बीमारी है, और वो इलाज करते चले जाते हैं, और अल्टीमेटली उस पशु की डेथ हो जाती है। तो ये देखिए, इंटरमीडिएट और कंटिन्यूस टिम्पेनी, या तो लगातार या धीरे धीरे बाइलेटरल टिम्पेनी बनी रहती है, ब्लोट बनी रहती है, अफारा पशु के अंदर बना रहता है। तो मैंने बहुत सारे पशुओं को देखा कि जब हमने रूमेटोमी की तो उसके अंदर क्या निकला? प्लास्टिक बैग निकला, उसके अंदर से प्लास्टिक की रस्सी निकली, और रस्सी का कारण क्या था? अफारा बनना, और अफारे की वजह से क्या हुआ? डीएच हो गया। डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी होगी, डिस्निया होगा। कभी कभी पशु ऐसे करता है, ऊपर को नथु चढ़ाते रहता है, और हम समझते हैं कि इसको प्रॉब्लम जो लंग्स की प्रॉब्लम है, जबकि लंग्स से डायफ्राम का जो पार्ट, डायफ्राम टीयर करके थोरेसिक कैविटी के अंदर जब रेटिकुलम चला गया, तो ये साइन आ रहा है रेस्पिरेटरी की डिस्निया बोलते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसका मतलब कि सांस लेने में तकलीफ अगर है तब भी ये प्रॉब्लम डीएच की हो सकती है। रिड्यूस एपिटाइट, भूख कम हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड मटेरियल, मुंह से चारा बाहर आने लगता है, उल्टी आने लगती है, बाहर निकलने लगता है, कंटिन्यूस ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, लगातार मुंह से सलाइवा गिरता रहता है, रिड्यूस रूमन मोटिलिटी, रूमन की मोटिलिटी एकदम कम हो जाती है, रूमन काम करना बंद कर। कैसे पहचानो रूमन ने काम करना बंद कर दिया? जैसे हाथ से दबा के रखोगे, 1 मिनट के अंदर 2 बार चलता है, अगर वो नहीं चल रहा है तो समझ लो कि ये कंडीशन है डीएच की।
ब्लैक फीसिस, बहुत ही बड़ा कारण है ब्लैक फीसिस, काला रंग का गोबर, रफ बॉडी कोट, ग्रेजुअल वेट लॉस। देखिए बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये, आप देख लिए साइन है जो मेन आपको दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा ब्लोट, अफारा, नंबर 1 अफारा, पेट का फूला रहना, दोनों तरफ फूला रहना, सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी, डिस्निया, भूख की कमी होना, उल्टी आना भी ये कारण है डीएच का। कंटिन्यूअस ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मुंह से लगातार पानी आना अत्यधिक मात्रा में, ये भी क्या लक्षण है डीएच का। रिड्यूस रूमन मोटिलिटी, रूमन ने काम करना बंद कर देगा जब दवा को रूमन काम करना बंद कर देगा। एबनॉर्मल हार्ट एंड लंग साउंड, ये आप लोग की समझ में नहीं आएगी, स्टेथोस्कोप से देखते हैं इसका मतलब नहीं। बहुत बड़ा कारण है ब्लैक फीसिस, काले रंग का पशु गोबर करता है। रफ बॉडी कोट, खुदरा बॉडी कोट हो जाता है, पसली दिखाई देने लगती है और ग्रेन वेट लॉस, वजन कम होने लगता है। तो आपको मिलेगा एक तो काले रंग का फीसिस ये मिलेगा, एक आपको ब्लोट मिलेगी और दूसरी चीज मिलेगी उसका बॉडी कोट रफ हो जाएगा, और तीसरी चीज मिलेगी किसी भी चीज से ब्लोट कम नहीं होगी, अफारा कम नहीं होगा। ये जब सारे लक्षण एक साथ मिल जाए तो समझ लो इस केस को ठीक करना असंभव है, ठीक ही नहीं कह सकता। कैसे? मेडिसिन से, मेडिसिन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, उस ट्रीटमेंट का नाम है सर्जरी करिए और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आज से 10 साल पहले हम भी क्या करते थे, इस सारे लक्षणों में हम ट्रीटमेंट करते थे। कभी तो इसको कार्बिटोन देते थे, कभी इसको बिलोटोसिल देते थे, कभी इसको टर्पंटाइन का ऑयल देते थे, कभी उसके अंदर से ब्लोट निकालते थे, कभी गैस निकालते थे, और सारे प्रयास करने के बावजूद भी उसका अफारा बंद नहीं होता था और काला गोबर करता था। तो आज की तारीख में हमने इस पर विजय प्राप्त कर लिया, पूरी तरीके से ये पशु ठीक हो जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब डायग्नोसिस कैसे करोगे? अब डायग्नोसिस सबसे पहले तो केस हिस्ट्री के आधार पर करोगे। केस हिस्ट्री लोगे उससे, तो केस हिस्ट्री में बताएगा कि मेरी भैंस ने अभी हाल ही में बच्चा दिया है, या वो बताएगा कि मेरी भैंस 5-6 महीने की प्रेग्नेंट है। वो बताएगा केस हिस्ट्री में कि पशु थोड़ा थोड़ा चारा खाता है, वो बताएगा कि पशु काले रंग का गोबर करता है, वो बताएगा कि पशु कमजोर हो रहा है, वो बताएगा कि पशु का दूध कम हो गया। तो हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लोगे। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, ये तो ऑपरेशन करके पता चलेगा, ये कर सकते हो। फ्रोदी ब्लोट, मुंह में स्टोमक ट्यूब डालने के बाद, स्टोमक ट्यूब के द्वारा अगर जो इंजेस्टा है वो फ्रो जैसा, झाग जैसा आता है, तब भी सिम्टम्स का है, ये डीएच के सिम्टम्स है। और ये बाकी जो है ये अल्ट्रासाउंड ये कुछ है नहीं, तो आपको जो चेक करना है, डायग्नोस कैसे करोगे? केस हिस्ट्री, काले रंग का गोबर होना, अफारा होना, खांसी होना, अफारा किसी दवा से कम नहीं होना, भैंस ब्याने के बाद के लक्षण आते हैं या प्रेग्नेंट के लक्षण आते हैं, तो ये समझ लो कि ये बीमारी का नाम है डीएच। रेडियोग्राफ पिक्चर्स, ये हमारे पास कुछ होता नहीं है, फील्ड कंडीशन में हम कुछ करते नहीं, ये इस टाइप का आता है, ये पूरी तरीके से दिखाई देता है, तो ये हमारे पास है ही नहीं। ट्रीटमेंट क्या है? अब आपने पूरी तरीके से, ऑनर ने बताया कि मेरे पशु को ये है, और आपको ये पता चल गया कि ये पूरी तरीके से डायग्नोसिस किया डीएच, डायफ्रामेटिक हर्निया का डायग्नोसिस है। तो आप कैसे करो? सर्जिकल करेक्शन, सर्जिकली का करेक्शन वाया रूमेटोमी एंड डायफ्रामेटिक रिपेयर। पहले रूमेटोमी के द्वारा रूमेटोमी करोगे और उसके बाद रिपेयर करोगे डायफ्राम की। प्री ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन से पहले क्या करना है आपको? भैंस को भूखा रखना है, पानी कम पिलाना है, ये स्टेबलाइज पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो जाए। रिलीफ टेम्पेनी को कम करना है, जनरल और रीजनल एनेस्थीसिया देना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देनी है, रिस्ट्रिक्शन फीडिंग इनिशियली, शुरू में उसको खाने को भी रोकना है। ये सारा ट्रीटमेंट क्या करना? सर्जिकल करेक्शन से ही ठीक होगा। अब कैसे कैसे करेंगे ट्रीटमेंट? प्री ऑपरेटिव केयर, स्टेबलाइज द एनिमल को बिल्कुल सुरक्षित करके रखना है। रिलीव ब्लोट बाय स्टोमक ट्यूब और ट्रॉकर कैजुलेशन है, ट्रॉकर कैनुला होता है, उससे गैस निकाल देंगे। ब्लोट को स्टोमक ट्यूब से निकालेंगे। क्यों निकालना है स्टोमक ट्यूब से ब्लोट को? मतलब इंजेस्टा को क्यों निकालना है?
बता, कोई बताए, ताकि अगर इसमें फ्रॉड आ जाएंगे तो ये समझ ला, कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये डीएच है, और वो ट्रॉकर कैनुला से उसकी गैस निकाल लेंगे। करेक्ट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए हमें आपको एनएस और डीएनएस दे देंगे। हम एनएससीसीआ में स्टैंडिंग लेफ्ट फ्लैंक लेप्रोटोमी करेंगे, प्रीफर करते हैं, इसमें रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं। पैरालंबार ब्लॉक करते हैं, T3 और T1 12 देते हैं, और लेफ्ट साइड से हम इसको रोमेटोमी करते हैं। और रोमेटोमी करने के लिए हमको नर्व ब्लॉक करनी पड़ती है, लेकिन हम प्रैक्टिकली नर्व ब्लॉक नहीं करते। प्रैक्टिकली जिस जगह से हम ऑपरेशन करते हैं उसी जगह पे हम एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, लेकिन वो 2% दे देते हैं। और इसके बाद ट्रीटमेंट, सर्जिकल अप्रोच, इंसिजन थ्रू द लेफ्ट पैरालंबार फोसा। पैरालंबार फोसा एक जगह होती है जो रिब्स के पैरेलल होती है, जहां ये रिब्स होती है उसके पैरेलल होती है। ये रिब है, फ्लोटिंग रिब, इससे बड़ी ये रिब है, इससे बड़ी ये रिब है, ये फ्लोटिंग रिब, इसके साइड में यहाँ इंसिजन देते हैं। ये इंसिजन साइड है, यहाँ से इंसिजन लगाया थ्रू द लेफ्ट पैरालंबार फोसा। परफॉर्म रोमेटोमी, पहले रोमेटोमी करी इसको, रोमेटोमी करने के बाद इसके अंदर से सारी चीज निकाल दी। आइडेंटिफाई एंड केयरफुली रिड्यूस हर्निएटेड ऑर्गन बैक इनटू द एब्डोमेन। जब इसका पूरी तरीके से इंजेस्टर निकाल लेंगे, इंजेस्टर निकालने के बाद जो इसका अंदर से हाथ डाल के क्या निकालेंगे, रेटिकुलम को बाहर निकाल लेंगे। लोकेट द डायफ्रागमेटिक डिफेक्ट, डायफ्रागमेटिक डिफेक्ट को हमने, जो कमी थी उसको हमने लोकेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। डायफ्राम रिपेयर, अब डायफ्राम रिपेयर करना है। डिब्राइड मार्जिन्स इफ नेसेसरी, क्लोज द डिफेक्ट विथ नॉन एब्जॉर्बल सूचर मटेरियल। जो ऐसे सूचर मटेरियल जो एब्जॉर्ब नहीं होते उसको लगाते हैं, जैसे सिल्क। इंट्रेप्टेड भी लगाते हैं, कभी कभी कंटिन्यूस भी सूचर लगा देते हैं। अब ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर, एडमिनिस्ट्रेट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक देंगे आप, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, और इसको फ्लूइड 3 से 5 दिन तक फ्लूइड लगातार देंगे, और खाना कम खिलाएंगे। अब ये क्या है, इसको हमने नई तरीके से डेवलप किया है, बताने का उद्देश्य यहां से था। कंबाइंड सर्जिकल अप्रोच, कंबाइंड मतलब 2 सर्जिकल एक साथ, 2 सर्जरी एक साथ, इसको बोलेंगे सिंगल इंसिजन। कंबाइंड सर्जिकल अप्रोच और सिंगल इंसिजन दोनों एक बात, एक ही इंसिजन से कंबाइंड 2 सर्जरी को करना कंबाइंड बोलाता है। इंडिकेशन, लार्ज डायफ्रागमेटिक हर्निया विद सीवियर ब्लोट। तो ये जो सीवियर ब्लोट है, मतलब अफारा है, इसके नहीं करना। नीड फॉर बोथ रूमर डिकम्पोजिशन एंड हर्नियल रिपेयर, दोनों एक ही जगह से हम कर देंगे। टेक्निक वही टेक्निक है जो रोमेटोमी करते हैं, रोमेटोमी करी और वहीं से पैरालंबार फोर्से से हमने इसको निकाला, रोमेटोमी करी। फिक्स रूमर टू स्किन, स्किन से कर ली, रूमर को फिक्स कर लिया, और रूमर को निकालने के बाद इनसाइड रूमर एंड इवेक्यूएट इंजेस्टा एंड गैस, पूरा रूमर के अंदर से इंजेस्टा निकाली और गैस निकाली, दो द रोमेटोमी इंसिजन। आइडेंटिफाई हर्निएटेड ऑर्गन, रिड्यूस देन केयरफुली इनटू द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर उसको लिया है। लोकेट करने के बाद डबल टेप टू एड टाइटल, ये हर्नियल ओपनिंग इन द डायफ्राम, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये हर्नियल ओपनिंग है जिसको छेद करके अंदर घुस गया। क्या घुस गया अंदर? रेटिकुलम। रेटिकुलम कितनी बार निकाला है महाराज? रेटिकुलम कहाँ गया? थोरेसिक कैविटी के अंदर चला गया। इसको पकड़ के निकाला है यहाँ से, और फिर इसे निकालने के बाद इसको बंद कर देंगे। जब ये बंद हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड, चूँकि वहाँ पर आपने छोटा इंसिजन लगाते हैं, एक साथ दोनों सर्जरी करते हैं, दर्द नहीं होता है और ब्लड नहीं निकलता। और प्रिवेंशन क्या है? ऐसी जगह बांधेंगे जहाँ दूसरे पशु नहीं मारे, चारा शू में कम देंगे और शू में रफेज कम देंगे, कंसंट्रेट मिक्सचर कम देंगे, हरी घास को ज़्यादा देंगे। समरी, अब ये तो सब बेकार की चीज़ें आ गई तुम्हारे मतलब की रही, तो ऐसा है।
देखिए डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर, डॉक्टर बीपी चंद्रपुरिया सर, वो इंसान जो इंसान ने हमें इस लायक बनाया, उस इंसान का नाम यहाँ ना लेंगे तो कम से कम नाइंसाफ़ी हो जाएगी। डॉक्टर दिनकर बोबड़े सर पूना में है, पूना के पास प्रैक्टिस है इनकी, गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत बड़ी पोस्ट पर है। सबसे ज़्यादा इंडिया में फील्ड कंडीशन में जो डीएच पे काम किया है वो आपके द्वारा किया गया है, और इन्हीं के मार्गदर्शन में डीएच को यहाँ तक लाने में मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके बगैर अगर ये ना होते तो मैं ना होता, ये ना होते तो मेरे हाथ से डीएच नहीं होता। दूसरा प्रोफेसर चंद्रपुरिया सर, ये हमारे प्रोफेसर रहे, मुझे पढ़ाया भी है, काफ़ी सीनियर प्रोफेसर रहे, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने पीएचडी कराई, और हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं। जब भी हम सर्जरी में कहीं फंसते हैं तो चतुरिया सर से पूछते रहते हैं। इनके साथ मेरा गलघोटू का पेपर भी है। जितने लोग भी कुछ भी करते हैं, मेरा उनके लिए सजेशन है, हमेशा गुरु को सम्मान दें, क्योंकि गुरु ही वो है जो दुनिया में आपको ज्ञान की राह दिखाता है। लेकिन आमतौर से देखा ये जा रहा है, ख़ास तौर से मेरे स्टूडेंट्स के साथ, वो समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। बगैर गुरु के कुछ भी नहीं कर सकते आप। गुरु का ज्ञान अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो आज आपने एक ऐसी भैंस जो भैंस के पेट में लगातार अफारा बना है, लगातार काला गोबर कर रही है, चारा नहीं खा रही है, प्रेग्नेंट है, ब्याई हुई है, तो समझ लो कि उसका एकमात्र इलाज है वो है सर्जरी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।